नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग कक्षा 6 के जो ज्योग्राफी की एनसीईआरटी की पुस्तक है उसका क्रमबद्ध ढंग से अध्ययन कर रहे हैं और इस संदर्भ में हमने पिछले 3 वीडियो में, पहले में सौरमंडल में पृथ्वी, दूसरे में ग्लोब, अक्षांश एवं देशांतर, उसके बाद पृथ्वी की गतियाँ, इन तीनों अध्यायों, इन तीनों चैप्टरों पर हमने पिछले 3 वीडियो में अध्ययन किया है। तो आइए उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए आज जो चौथा अध्याय है, चौथा चैप्टर है मानचित्र, उसको हम देखते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। तो आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। अब ये सीमाएं क्या हैं, आइए समझते हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक है, काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, ज़िलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्रों का उपयोग करते हैं। क्या करते हैं? मानचित्रों का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। ठीक है, लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। तो आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें एवं उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इस गेंद को काटें। चाकू से इस गेंद को काट देना आपको, तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि किस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। ठीक है, अब देखिए आगे बता रहा है कि मानचित्र हमारी विभिन्न ज़रूरतों के लिए आवश्यक हैं। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाता है। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। ठीक है, जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है तब यह एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्रों से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं, जिनमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। अब है भौतिक मानचित्र। भौतिक मानचित्र में जैसे पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों। अब पृथ्वी की प्राकृतिक रूप से पृथ्वी पर हमें क्या क्या मिलता है? पर्वत मिल जाते हैं। पर्वतों, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उच्चावच मानचित्र कहा जाता है। ठीक है, ये भौतिक मानचित्र हो गया। राजनीतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र में राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र या पॉलिटिकल मैप कहा जाता है। थीमेटिक मानचित्र, इसमें कोई थीम होती है, विषय वस्तु होती है इसकी। तो कुछ मानचित्र विशेष जानकारियाँ प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र। इसमें यह बताया जाएगा कि परिवहन के जो मार्ग हैं वह किस प्रकार से हैं। वर्षा मानचित्र में वर्षा की विभिन्न दशाएं, कहाँ कम वर्षा होती है, कहाँ अधिक होती है। वन तथा उद्योगों आदि के वन मानचित्र में कहाँ सघन वन है, कहाँ विरल है, कहाँ वन बहुत कम है, कहाँ बहुत अधिक है। उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं। अब देखिए, मानचित्र में 3 चीज़ें शामिल होती हैं। दूरी होती है, दिशा होता है और प्रतीक होता है। तो दूरी का देखते हैं। मानचित्र एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर कागज़ के एक पन्ने पर दर्शाता है। या कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं, लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। यानी कि मान लीजिए कि दिल्ली से न्यूयॉर्क तक की दूरी अगर 5000 किलोमीटर है
ठीक है। तो मान लिया जाएगा ऐसे पैमाना, ऐसे मानचित्र पर ऐसे उसका ग्राफ खींचा जाएगा कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर कर दिया गया। तो एक तो निश्चित पैमाना हो गया। तो अगर 1 सेंटीमीटर बराबर 1000 किलोमीटर, तो दिल्ली से न्यूयॉर्क को 5 सेंटीमीटर की दूरी पर दिखा दिया जाएगा। और इस प्रकार से आगे लिख दिया जाता है पर कहीं मानचित्र में कि 1 सेंटीमीटर को 1000 किलोमीटर के लिए व्यक्त किया गया है। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज़ पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती है। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है। ठीक है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया गया है। इसका मतलब हुआ कि 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर। तो 1 सेंटीमीटर स्थल के 5 किलोमीटर को दर्शाएगा। आपके रेखाचित्र का पैमाना होगा 1 सेमी बराबर 5 किलोमीटर। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए किसी भी 2 स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। आओ कुछ करके देखें। चित्र 4.1 को देखिए। कह रहा है चित्र 4.1 को देखना है। वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। तो ये क्या पता चलता है कि जो पैमाना बनाया गया होगा 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर के बराबर बनाया गया होगा। ठीक है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते, आपको सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए को मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें तो यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीपों, अब महाद्वीप तो बहुत बड़ा होता है, इसमें सैकड़ों देश समाहित होते हैं, को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। ठीक है। उदाहरण के लिए मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपके गांव या शहर को कागज़ पर दिखाना होता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। तो इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए, यह चित्र 4.1 है। यहाँ पर एक गांव का मानचित्र 50 मीटर दूरी 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर का पैमाना इस पर रखा गया है। ठीक है। तो इसको आप चाहें, जैसे यहाँ पोस्ट ऑफिस है, ये दुकान है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकाल सकते हैं। फिर यहाँ देखिए कुआं है, कुआं से विद्यालय की दूरी निकाल सकते हैं। अब अगर मान लो कुआं से विद्यालय 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब कुआं से विद्यालय 100 मीटर की दूरी पर हो जाएगा। तो 1 सेंटीमीटर बराबर 10 मीटर है। इस पैमाने से आप कोई भी दूरी आसानी से माप करके निकाल सकते हैं। दिशा अब है महत्वपूर्ण चीज़, दूरी। पहला जो घटक था मानचित्र का वो थी दूरी, और दूसरा जो घटक है वह है दिशा। अब आज दिशा के बारे में देखते हैं। अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है, जिसके ऊपर अक्षर उ लिखा होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। तो तीर का निशान किस दिशा को दर्शाता है? उत्तर दिशा को। इसे उत्तर रेखा कहा जाता है। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं, तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। ठीक है। चित्र 4.2 में 4 मुख्य दिशाओं में उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। बीच की 4 दिशाएं हैं। अब बीच में जैसे देखिए, ये हो गया उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब इनके बीच की जो दिशाएं हैं ऐसे खींची जाएंगी, तो यह हो जाएगी उत्तर पूर्व, यह हो जाएगी दक्षिण पूर्व, यह हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, और ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम। तो उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। देखिए, ये प्रधान दिग्बिंदु हैं।
उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम। और ये दिक्सूचक होता है कि दिशा बताने वाला यंत्र। ठीक है। चित्र 4.1 से निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा, दुकानों से विद्यालय की दिशा। तो विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा तो देख लेते हैं। अब देखिए विकास का घर कहाँ है, विकास का घर यहाँ है। तो सामुदायिक केंद्र की दिशा उत्तर हो गई, खेल का मैदान का दिशा, ये विकास का घर है, यहाँ से ये सामुदायिक केंद्र उत्तर दिशा में और ये खेल का मैदान उत्तर पूर्व दिशा में है। ठीक है, इस तरह से हम पता लगा सकते हैं। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा। दिक्सूचक एक यंत्र होता है, इसको सीधी या समतल सतह पर रखने पर यह उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। इसकी जो सुइयाँ होती हैं उत्तर दक्षिण की दिशा में ठहरती हैं। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई की दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण दिशा में होती है। ठीक है, तो उत्तर दक्षिण जब आपको पता चल जाएगा तो बाकी पूर्व और पश्चिम की दिशाओं का पता आप आसानी से लगा सकते हैं। यदि यह किसी भी मानचित्र का तीसरा, आप देखिए तीसरा घटक क्या है, प्रतीक, यानी कुछ संकेतक लगाने होते हैं। तो यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों या कुएं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे, अब मान लीजिए कि भवन बनाना है तो एक ही भवन बनाने में बहुत सारा जगह लग जाएगा, तो भवन के लिए एक संकेतक बना देंगे कि मान लीजिए कि इस तरह से संकेत बना दिया गया कि ये भवन है, तो इस तरह जहाँ जहाँ भवन होंगे वहाँ ये संकेत लगा दिया जाएगा। कुआं दिखाना है तो मान लीजिए कि ऐसे कोई गोल चीज़ करके कर दिया गया। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल से मानचित्र द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जाता है और इनका अध्ययन करना आसान होता है। अगर आप एक क्षेत्र की भाषा नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते हैं, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है। ठीक है, जो उनका संकेत की जो भाषा होती है, संकेतक की भाषा, वो पूरे विश्व में लगभग समान होती है और विश्व में कहीं भी इनकी सहायता से आप जगह का, उस वस्तु के बारे में आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों को उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। ये रूढ़ प्रतीक कहे जाते हैं, यानी कि ऐसे प्रतीक हैं जिनको बदला नहीं जाता है। ठीक है, तो कुछ रूढ़ प्रतीक चिन्ह 4.3 में दिखाए गए। अब देखिए चिन्ह यहाँ पर देख लीजिए। रेलवे लाइन है तो छोटी लाइन, बड़ी लाइन इसमें होता है, तो इस तरह से बता, बड़ी लाइन के लिए यह चिन्ह, मीटर लाइन के लिए इस तरह का चिन्ह और रेलवे स्टेशन के लिए इस तरह का चिन्ह होगा। सड़कें पक्की हैं, कच्ची हैं, पक्की हैं तो 2 लाइनें खींची गई हैं, कच्ची हैं तो बीच बीच में उनको तोड़ तोड़ करके रखा गया है। सीमा अंतर्राष्ट्रीय, राज्य, जिला, अंतर्राष्ट्रीय सीमा को इस तरह बोल्ड करके, राज्य सीमा को थोड़ा हल्का करके और जिले की सीमा को थोड़ा और हल्का कर दिया गया है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल, अब इस तरह से ये संकेत बना दिए गए हैं। तो इनकी आसानी से आप बहुत ही, जैसे एक देखिए ये है तो आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे पेड़ लगे हैं, ये घास है। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप पता लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए बताया गया, ये देखिए ये पेड़ है, यहाँ पेड़ है, अभी पिछले मानचित्र में हमने देखा। ठीक है, ये देखिए ये मीटर लाइन है, छोटी लाइन, ये जो है ये बड़ी लाइन गई हुई है, ये बड़ी लाइन है, ये छोटी लाइन है, ये गाँव की सड़क है। ठीक है, कच्ची सड़क है, यह नदी है। तो आप आसानी से इनका उपयोग करके सही जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो नीला रंग इस जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वतों के लिए, पीला रंग पठारों के लिए और हरा रंग मैदानी भागों को दर्शाने के लिए किया जाता है। अब चित्र 10.4 देखना है कि नदी किस दिशा में बह रही है। डुमरी गांव के पास से किस प्रकार की सड़क गुजरती है। किस प्रकार की रेलवे लाइन के पास सुंदरपुर स्थित है। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। निम्नलिखित स्थान रेलवे लाइन के किस तरफ स्थित है। देखिए छतरी है, गिरजाघर है, तालाब, मस्जिद, नदी, पोस्टिंग, टेलीग्राफ ऑफिस, कब्रिस्तान। ये उत्तर बता रहा है कि नदी किस दिशा में बह रही है,
रेखा चित्र एक आरेखण है जो, अब देखिए रेखा चित्र क्या होता है। रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर याददाश्त और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहाँ के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, तो आपका मित्र अपने घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। तो कच्चा आरेख कैसे खींचा जाता है? बिना पैमाने की। इसे रेखा चित्र, मानचित्र कहते हैं। खाका एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र। एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे खाका कहा जाता है। आओ कुछ करके सीखें। स्कूल भवन है, एनसीईआरटी वेब पोर्टल को देखें। इस पोर्टल पर उपलब्ध सैटेलाइट चित्रों पर अपने आस पड़ोस का मानचित्र ऑनलाइन बनाएं। अब है मानचित्र के 3 घटक कौन कौन हैं? तो दूरी है, दिशा है और प्रतीक है। ये मानचित्र के 3 घटक हैं, दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बिंदु कौन कौन से हैं? प्रधान दिग्बिंदु उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम है। मानचित्र के पैमाने से आप क्या समझते हैं? पैमाने से हम किसी बड़ी दूरी को मानचित्र पर बड़ी ही आसानी से दिखा सकते हैं। ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र अधिक सहायक होते हैं। क्यों? देखिए, ग्लोब जो है वह पूरे विश्व का बड़े जगह को एक छोटी जगह पर दिखाने का प्रयास करता है, जबकि मानचित्र जो होता है यह एक छोटी जगह को बड़े पैमाने पर दिखाने का प्रयास करता है। मानचित्र एवं खाका के बीच अंतर बताइए। खाका एक कच्चा वो होता है जिसमें जो है कोई दूरी दिखानी होती है तो उसको उसमें बना लेते हैं। कौन सा मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है? बड़े पैमाने वाला मानचित्र विस्तृत जानकारी प्रदान करता है। प्रतीक किस प्रकार मानचित्रों के अध्ययन में सहायक होते हैं? प्रतीकों के माध्यम से हम यह जान पाते हैं कि कहाँ नदी, तालाब, कहाँ पर्वत है, कहाँ पठार है, मतलब कौन क्या पर्वत बना है पठार में, इसको हम जान जाते हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र को क्या कहेंगे? भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र। ये सही हो जाएगा, थीमेटिक मानचित्र कहते हैं उसको, क्योंकि ये थीम बता रहा है। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है? तो नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों को दिखाने में किया जाता है। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए पैमाना आवश्यक है। मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीकों के लिए। मानचित्र के लिए पैमाना आवश्यक है। दोस्तों, इस तरह से हमने आज कक्षा 6 की एनसीईआरटी के चैप्टर 4 मानचित्र के बारे में अध्ययन किया। ठीक है, तो मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो लेक्चर आपको अवश्य पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो इसको लाइक कर लीजिए, और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।